जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट क्लासेस शहडोल में। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत इतिहास के 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र व स्वायत्त राज्य। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मुगलों के कमजोर होने के बाद जो मुगलों के अधीन जो राज्य कर रहे थे, जो मुगलों के अधीन काम कर रहे थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिनमें पहला नाम आता है बंगाल का। तो बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने का जो श्रेय है वो मुर्शीद कुली खां को जाता है, जिसने 1717 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक इसने शासन किया। बंगाल में स्वतंत्र राज्य की नींव मुर्शीद कुली खां ने डाली। वह बादशाह द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुर्शीद कुली खां बंगाल का नायब निजाम तथा उड़ीसा का सूबेदार था। मुर्शीद ने नाजिम व दीवान के पद को एक कर दिया। उसने बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत की। हालांकि बंगाल के नवाब नाम मात्र की अनुशंसा मुगल बादशाह से प्राप्त करते रहे, लेकिन वास्तव में वे स्वतंत्र थे। मुर्शीद कुली खां 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ले आया। इसने बंगाल में राजस्व वसूली को सुदृढ़ किया, मजबूत किया। इसके लिए छोटे जमींदारों का उन्मूलन किया, बड़े जमींदारों को प्रोत्साहित किया, व खालसा भूमि का विस्तार किया और साथ ही इजारेदारी प्रथा को भी बढ़ावा दिया। मुर्शीद कुली खां ने बड़े जमींदारों पर आधारित कुलीन वर्ग का विकास किया व किसानों को तकावी ऋण प्रदान किया। फर्मिंगर की रिपोर्ट के अनुसार मुर्शीद कुली खां के राजस्व सुधारों के कारण बंगाल का वार्षिक राजस्व लगभग 1.5 करोड़ रुपए हो गया। मुर्शीद कुली खां के समय में 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण व गुलाम मोहम्मद ने किया। दूसरा विद्रोह सुजात खां ने किया और अंतिम विद्रोह नजात खां ने किया था। मुर्शीद कुली खां इजारेदार कहलाने वाला अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रैयतों से सीधा राजस्व एकत्रित करता था। इसके बाद में उसका उत्तराधिकारी, बंगाल का जो दूसरा उत्तराधिकारी था, उसका नाम था सुजाउद्दीन। और सुजाउद्दीन का जो समय काल है 1727 से 1739 ईस्वी तक इसका प्रशासन काल बंगाल में रहा। यह मुर्शीद कुली खां का उत्तराधिकारी बना। वह मुगल दरबार में राजस्व भेजता रहा, लेकिन व्यवहार में ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। 1732 ईस्वी में सुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार बनाया। सुजाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज बना। सुजाउद्दीन के बाद में उसका बेटा सरफराज गद्दी पर बैठता है और आलम उद्दौला हैदर जंग की उपाधि धारण करता है तथा इसको बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में घेरिया, जिसे गिरिया का युद्ध भी कहते हैं, उसमें पराजित करता है और सरफराज को अलीवर्दी खान मार देता है। सरफराज ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर में कमी कर दी थी। इसके बाद गद्दी पर बैठता है अलीवर्दी खां। तो अगला है अलीवर्दी खां। सुजाउद्दीन के बाद इसका बेटा सरफराज बैठता है, लेकिन 1740 में अलीवर्दी खां इसको मार करके गद्दी पे खुद बैठ जाता है। अलीवर्दी खां का जो शासनकाल था वो 1740 से लेकर के 1756 ईस्वी तक रहा। अलीवर्दी खां के काल से बंगाल दिल्ली से पूर्ण स्वतंत्र हो गया। इसने प्रारंभ में 2 करोड़ रुपए दिल्ली दरबार में नजराने के रूप में भेजने के बाद नजराना भेजना व नियुक्तियों के लिए अनुशंसा प्राप्त करना बंद कर दिया। मराठा आक्रमणों से तंग होकर अलीवर्दी खां ने 1751 ईस्वी में मराठों के साथ संधि कर ली, जिसके तहत वह मराठों को 12 लाख रुपए सालाना चौथ देने को तैयार हुआ और उड़ीसा भी मराठों को इस शर्त पर सौंप दिया कि वे फिर कभी बंगाल में प्रवेश नहीं करेंगे। अलीवर्दी खां को 1748 ईस्वी में अफगान विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। अलीवर्दी खां को दिल्ली से महावत जंग की उपाधि भी मिली थी। इसने अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता व फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी का विरोध किया।
अलीवर्दी खान ने मृत्यु से पूर्व अपने नाती सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, किंतु पूर्णिया के फौजदार शौकत जंग व अलीवर्दी की बेटी घसीटी बेगम, जो सिराजुद्दीन की मौसी थी, उसने सिराजुद्दौला को दावे को चुनौती दी। इससे दरबारी गुटबंदी बढ़ी व ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका फायदा उठाकर बंगाल में पैर जमा लिए। अलीवर्दी खान ने यूरोपीय लोगों के बारे में कहा था कि ये मधुमक्खी के समान है, यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो वह शहद देंगी और छेड़ दिया जाए तो वो डंक मारेंगी। तो इस तरह से बंगाल में सिराजुद्दौला के बाद यहाँ पर अंग्रेजों का पूरा कब्जा हो जाता है। फिर अगला है बंगाल के बाद में अवध, जो 18वीं शताब्दी का दूसरा स्वतंत्र राज्य है, वो है अवध। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना 1722 ईस्वी में सादत खां बुरहान मुल्क ने की थी। वह ईरानी शिया था तथा उसे मुहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार नियुक्त किया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने सादत खां से 20 करोड़ रुपए मांगे, जिसे न दे सकने के कारण सादत खान ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद में गद्दी पर बैठता है सफदर जंग। याद रखिएगा, सफदर जंग जो 1739 ईस्वी में अवध की गद्दी पर बैठा और 1754 ईस्वी तक ये अवध की गद्दी को संभाला। सादत खां का ये भतीजा था और दामाद भी था, जिसे सफदर जंग या अबुल मंसूर खां के नाम से जाना जाता है, अवध का नवाब बना। 1744 ईस्वी में मुहम्मद शाह ने इसे अपना वजीर नियुक्त किया। सफदर जंग ने 1748 ईस्वी में व मुगलों के बीच लड़े गए मणिपुर, जिसे मणिपुर के युद्ध में के नाम से जाना जाता है, इसमें मुगलों का साथ दिया। वह सम्राट अहमद शाह ने भी इसे अपना वजीर बनाया तथा इस पद पर वह 1753 ईस्वी तक रहा। 1754 ईस्वी में सफदर जंग की मृत्यु हो जाती है और शुजाउद्दौला 1754 से 1775 शुजाउद्दौला 1754 से 1775 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। शुजाउद्दौला ने शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण दी। वह पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। शुजाउद्दौला ने अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने की स्वीकृति दी। 1773 ईस्वी में शुजाउद्दौला व वारेन हेस्टिंग्स के बीच बनारस की संधि हुई, जिसके द्वारा कड़ा व इलाहाबाद के जिले कंपनी ने अवध को 50 लाख रुपए में बेच दिए। उसके बाद गद्दी पर बैठता है आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला आसफ उद्दौला का जो शासनकाल था वो 1775 से लेकर के 1795 ईस्वी तक था। 1795 ईस्वी तक। इसके समय में 1775 ईस्वी में कंपनी के साथ फैजाबाद में संधि हुई। इसके अनुसार नवाब एक अतिरिक्त अंग्रेजी सेना की टुकड़ी अपने खर्चे पर रखेगा। दूसरा, कंपनी आसफ उद्दौला के मंत्रियों की नियुक्ति करेगी। निजी ब्रिटिश व्यापारियों को अवध में व्यापार की पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। यह राजधानी फैजाबाद से लखनऊ ले गया। इसने वारेन हेस्टिंग्स के साथ मिलकर अवध की बेगमों से जबरन धन छीन लिया। 1997 में आसफ उद्दौला की मृत्यु के बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल सर जॉन शोर ने पहले वजीर जली को व बाद में शहादत अली को नवाब बनाया। शहादत अली ने अवध के राजा की उपाधि धारण की। शहादत अली 1797 से 1814 ईस्वी ने वार्ड वेलेज अली से 1801 ईस्वी में सहायक संधि कर ली। लॉर्ड वेलेज अली ने रुहेलखंड व गंगा यमुना के दोआब में स्थित अवध का दक्षिणी क्षेत्र कंपनी के लिए अवध से ले लिया। अतः अवध का जो क्षेत्रफल है वो घटकर आधा रह गया। अंग्रेजों ने अवध को मराठों को पराजित करने तक बफर राज्य के रूप में प्रयोग किया। शहादत अली के बाद नासिरुद्दीन 1814 से 1837 ईस्वी, मोहम्मद अली 1837 से 1842 ईस्वी व अमजद अली 1842 से 1847 ईस्वी तक शासक रहे।
अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहा, जो रंगीला शाह के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। वाजिद अली का एक अन्य उपनाम अख्तर पिया भी था। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत आते ही कर्नल स्लीमेन को अवध के दौरे पर भेजा। उसने अवध की स्थिति दयनीय बताई, पर अवध विलय का विरोध किया। विशप हेबर, याद रखिएगा, विशप हेबर ने अवध में अच्छी तरह से घूमकर अवध की खेती, जनसंख्या और उद्योगों पर प्रसन्नता व्यक्त की तथा यह कहा कि अवध की स्थिति को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि अवध में कुशासन था। हेबर की रिपोर्ट गैर सरकारी रिपोर्ट थी। 1854 ईस्वी में कर्नल जेम्स आउट्रम को लखनऊ का रेजिडेंट बनाया गया। इसने प्रशासन की दुर्दशा का वर्णन किया। वाजिद अली शाह के समय आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया। आउट्रम अवध विलय के समय अवध का रेजिडेंट था। अवध विलय के बाद जेम्स आउट्रम अवध का पहला चीफ कमिश्नर बना। आउट्रम के बाद मिस्टर जैक्सन चीफ कमिश्नर बना। वाजिद अली को पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया गया। अवध विलय को इतिहासकार डलहौजी का सबसे भयंकर राजनीतिक भूल बताते हैं। तो इस तरह से अवध का जो शासन था वो 1739 में सफदरजंग के साथ शुरू होता है और 1856 में समाप्त हो जाता है। फिर हम बात करेंगे अगले स्वतंत्र राज्य की, जिसका नाम है हैदराबाद। हैदराबाद भारत के आज़ाद होने के बाद भी भारत से वो अलग रहना चाहता था। हैदराबाद नाम खुद को अपना देश बनाना चाहता था। तो जानते हैं हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्कन के मुगल सूबेदार चिनकिलिच खां ने की थी। याद रखिएगा, 1724 ईस्वी में हैदराबाद जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना है वो स्थापित करने वाला चिनकिलिच खां था। चिनकिलिच खां को फारुखसियन ने निजामुल मुल्क की उपाधि दी। मुगल सम्राट मुहम्मद शाह ने इसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। वो अपना वजीर भी बनाया। 11 अक्टूबर 1724 को सकूर खेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने पेशवा बाजीराव प्रथम की सहायता से मुगल सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया। एक हिंदू पूरन चंद हैदराबाद के निजामुल मुल्क का दीवान था। 1748 ईस्वी में निजामुल मुल्क की मृत्यु हो गई। हैदराबाद प्रथम भारतीय राज्य था जिसने 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार की। फिर निजामुल मुल्क के बाद हैदराबाद के कई शासक हुए, जिनमें नासिर जंग, इसने 1748 से 50 तक शासन किया। नासिर जंग के बाद मुजफ्फर जंग 1750 से 1751 तक शासन किया। तीसरा था सलावत जंग, 1751 से 1760 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद निजाम अली 1760 से 1803, सिकंदर जा 1803 से 1829, नासिरुद्दौला 1829 से 1857, अफजल उद्दौला 1857 से 1869, महावत अली खां 1869 से 1911 और उस्मान अली खां 1911 से 1948। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी जब हैदराबाद रियासत ने भारत में अपना विलय नहीं किया और निजाम उस्मान अली खां पाकिस्तान की सहायता से भारत से लड़ने को तैयार हुआ, तब 13 सितंबर